Hello everyone, I am Sapna and my topic is array. Today we will read about the array. So first I will tell you what is the need of it. Actually when we create small programs, then there is no confusion in between variables, because when we are creating a program, then some variables we are using. For example, जैसे we want to add two values. So for two values I am taking suppose A and B, and for storing the result I am taking C. ठीक है कि A और B प्लस होने के बाद वो C में स्टोर हो जाएंगे. तो only three variables we are taking here, so there is no confusion in the variables. But when we create big programs, तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक स्कूल की मार्कशीट्स तैयार करनी है, तो मार्कशीट्स के लिए सपोज 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ स्कूल. सो फर्स्ट वी विल स्टोर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट इन द वेरिएबल. आफ्टर दैट अगर 5 सब्जेक्ट्स भी एक स्टूडेंट्स के पास हैं तो 50 इंटू 5 तो मतलब 250 वेरिएबल्स. और उसके बाद उनकी परसेंटेज, अटेंडेंस एंड मोर देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें स्टोर करना होता है. सो इतनी सारी चीज़ों को जब हम मैनेज करते हैं तो हमें वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. हम खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए काम आ रहा है, कौन सी चीज़ क्या काम आ रही है. सो वी कैन से व्हेन देयर इज़ अ नीड टू यूज़ मैनी वेरिएबल्स, then there is a big problem because we will conflict with the name of the variables. जब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं तो हमें क्या होता है कि हम लोगों को एक वेरिएबल्स के नाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है. सो दैट in this situation where we want to operate on many numbers, then we can use array. तो हमें जब बहुत सारे नंबर्स को, डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा यूज़ करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, array यूज़ करते हैं. द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम. जितने ज़्यादा वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती जाएगी. सो हियर वी कैन से एन array is defined as a finite collection of homogeneous data elements which are stored in contiguous memory location. Here the words finite means data range must be defined. अब आपको डिफाइन करनी है रेंज की, आप कितनी रेंज ले रहे हैं, ठीक है, साइज़ क्या है आपका. ऑर्डर्ड मीन्स डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन. आपका डेटा जो है एक सीक्वेंस में स्टोर होगा. होमोजीनियस मीन्स डेटा मस्ट बी सिमिलर डेटा टाइप, मतलब आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो किसी एक एरे के अंदर, आपने एक वेरिएबल जो यूज़ किया है उस एरे में आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो वो डेटा जो है वो सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर हम यूज़ कर रहे हैं इंटीजर तो वो इंटीजर वाले ही सारी वैल्यूज़ उसमें स्टोर होंगी. इफ़ यू आर टेकिंग फ्लोट तो फ्लोट ही उसमें सारा आएगा. ठीक है ना, फ्लोट मीन्स डेसिमल नंबर्स. अगर हम करेक्टर लिखना चाहते हैं तो ऑल वैल्यूज़ जो होंगी उसकी कितनी होंगी, करेक्टर्स की होंगी. ठीक है, सो वी कैन से arrays are set of elements having same data type, or we can say that arrays are collection of the elements having same name and same type of data. arrays क्या होता है, आपको बताया कि जब हम लोग बहुत एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि हम बहुत कम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं. उसी तरह जब हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं तो हम लोग इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या प्रोवाइड किया फैसिलिटीज सी ने कि हमारे को उसने दिया है एरे. हम एरे यूज़ कर सकते हैं. तो एक ही नाम के अंदर हम नंबर ऑफ़ द वेरिएबल्स के डाटा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर द एरे स्टार्ट विथ ज़ीरो. हमेशा आप याद रखना कि ज़ीरो से, और हमेशा एरे जो है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डेटा. देखिए, तो टू टाइप्स ऑफ द डेटा इज़ देयर. फर्स्ट इज़ 1D array and second is 2D array. ठीक है, 1D array and 2D array means 1 dimensional and 2 dimensional. So single or 1D array. A list of items can be given one variable name using only one subscript, and such a variable is called single subscripted variable or one dimensional array. तो जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी एरे में, सिंगल एरे में, वो एरे का जो नाम होगा वो सिंगल होगा, लेकिन उसका जो सबस्क्रिप्ट होगा, मतलब उसके आगे जो आप वैल्यू लिखोगे
वो कैसे लिखोगे आप, ऐसे इसमें लिखोगे, ठीक है। जैसे आपने एरे का नाम लिया 10, तो आपने स्टोर की वैल्यू A10, ठीक है। तो सब्सक्रिप्ट मीन्स ये हो गया आपका ये सिंगल सब्सक्रिप्ट, ओके। तो आप सिंगल सब्सक्रिप्ट में उसको यूज़ करोगे वैल्यू को स्टोर करने के लिए, किसमें, इन 1D एरे। सो नाउ हाउ वी कैन स्टोर एलिमेंट्स, लुक हियर, number 0, number 1, number 2, these are the indexes, okay. First element will store here, second will here, third will here, fourth will here, and so on, ठीक है। तो there are 0, 1, 2, 3, 4, 0 to 4, it means how many numbers we can store here, 5, 1, 2, 3, 4, 5, because it starts always with 0. आगे देखते हैं कि how we can declare it. Declaration of one dimensional array, like any other variable, array must be declared before they are used so that compiler can allocate space for them, ठीक है। ये देखो, ये दिस लाइन, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने से पहले जब हम लोग पूरा हैश इंक्लूड कर देंगे, हमारी हेडर फाइल्स डिक्लेयर हो जाएंगी, मेन हो जाएगा, बिफोर राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड टू प्रोग्राम वी हैव टू डिक्लेयर द नेम ऑफ द वेरिएबल्स सो दैट कंपाइलर कैन एलोकेट स्पेस फॉर देम। हम अगर जो वेरिएबल हमें काम में लेने हैं, हम उनको जब नेम उनका डिक्लेयर कर देंगे तो क्या होगा कि मेमोरी में कंपाइलर जो है उसके लिए स्पेस एलोकेट कर देगा, मीन्स उसके लिए स्पेस बना लेगा फॉर देम इन द मेमोरी। द सिंटैक्स, व्हाट इज़ द सिंटैक्स, सो वी कैन सी व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ इट। सो दिस इज द सिंटैक्स। टाइप, व्हाट इज़ द टाइप, टाइप मीन्स डेटा टाइप, डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, द नेम ऑफ द वेरिएबल विच वी वांट, और साइज, जितना कि साइज हमको देना है। दिस इज द सिंटैक्स एंड दिस वन इज द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, float, height 50. So float is our data type in which we can store decimal values. Height means this is a array name, and what is the size of this, 50, okay. The next one is integer. Integer means int value we can store here. The variable name is group, array name is group, and the size is 10. We can store character also, so the name of the variable is name and the size is 10, okay. So we can write the syntax and variables example. So we can see here okay, how we can write again, okay, this is the syntax, data type, variable name मतलब array का name, और कितना size आपको चाहिए, ठीक है। So that look here, for example, float height मतलब float जो है आपका data type है, height is your array name and size is 50, so that we can store values in 1D array, okay. Now I'm reading, the type specifies the type of element that will be contained in the array, और करेक्टर मतलब आप जो करेक्टर में जो भी आप नाम लोगे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंट हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ एरे, और वेरिएबल आपका क्या बताएगा, द नेम ऑफ द एरे, जो भी आप एरे का नाम है वो बताएगा, और उसके बाद क्या इंडिकेट करेगा, वो सारे नंबर्स, मैक्सिमम नंबर्स जो आप उसमें एलिमेंट्स में स्टोर करना चाहते हो। द सेकेंड वन इज, द नेक्स्ट इज, now declare an array for 5 elements. So there is an example how we can declare 5 elements, how we can declare 5 elements in the array. So look here, ये आपका दिया रखा है int number 5. So int is data type, number is array name, and 5 is a size, okay. Then the computer reserves the 5 storage location as the size of the array as shown below. अब वो बता रहे हैं कि आपने ये दिया है, हमने तो कोडिंग की है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि मेमोरी में वो स्टोर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो स्टोर कैसे होता है उसको देखेंगे जब हमने डिक्लेयर किया। मैंने बताया आपको कि हमें जो भी वेरिएबल यूज़ करना होता है उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही हमने उसको डिक्लेयर किया इंट में, फ्लोट में, इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, तो उसने क्या किया, यहाँ पर आपके स्पेस आपको एलोकेट कर दिया, ठीक है। आपका स्पेस एलोकेट कर दिया। अब यू आर गिविंग द वैल्यू मीन्स एलिमेंट्स विच यू वांट टू स्टोर, तो ये आपने एलिमेंट्स दे दिया, ये आपके एलिमेंट्स स्टोर हो गए, ठीक है। तो आपके कैसे स्टोर हो रहे हैं, ये 0, 1, 2, 3 एंड 4,
बिकॉज ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. तो 0 to 4 मीन्स 5, ठीक है ना. 0 to 4 मीन्स 5. 0 1 2 3 4 5 हो गए ना. तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने 5 एलिमेंट इस तरह से स्टोर किए हैं. हमने सिर्फ कोडिंग लिखी थी ये वाली इंट नंबर 5, और इसने क्या किया, हमको ऐसे बताया कि ये ऐसे स्टोर होता है. ओके. सो नाउ नेक्स्ट वन इज initialization of single or 1D array. After an array is declared, its elements must be initialized. In C programming, an array can be initialized and at either of the following stages. ठीक है. वो कह रहे हैं, हमने आपको बताया कि हम डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल्स को. तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते टाइम उसको इनिशलाइज जो करेंगे, मतलब उसकी जो वैल्यूज़ हम देंगे वो हम 2 स्टेजेस में दे सकते हैं. कौन कौन सी? एक तो कंपाइल टाइम और सेकंड वन इज रन टाइम. कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. डिक्लेयर कर दिया हमने, अब उसकी वैल्यू हमको एलिमेंट की इनपुट करनी है. तो वो किससे करेंगे हम? 2 तरह से हम कर सकते हैं. कौन कौन सी? कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. ठीक है. सो कंपाइल टाइम, एरे कैन बी इनिशलाइज्ड व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड. एरे जब इनिशलाइज किया जाता है, जब हमने उसको डिक्लेयर करा. देन क्या होगा उसका सिंटैक्स? टाइप मीन्स डेटा टाइप, एरे नेम और साइज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़. अब क्या बताया उसने कि जब हमने प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में इंट या फ्लोट जो भी है उसके साथ वेरिएबल का नाम दिया था, उसी के ही सामने जस्ट इक्वल्स टू करके लिस्ट ऑफ वैल्यूज़. दिस इज सिंटैक्स, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ इन curly braces. Okay, so this is the syntax. आप लिखेंगे कैसे इसको वो देखते हैं कि द वैल्यू इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमास. जो वैल्यूज़ दोगे उनको आपको सेपरेट किससे करना है? कॉमा से करना है. नाउ लुक एट इट. दिस इज ए एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज इंट नंबर 3. मतलब उसने लिया डेटा टाइप, एरे नेम और साइज. साइज इज 3. Now equals to is a assignment operator. ठीक है. When we assign a value then it is called assignment operator. मतलब हम जो हमने 3 साइज़ का जो नंबर वेरिएबल लिया है उसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं? 0 5 4. ठीक है. When we assigning the value तो हम उसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर. जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको बताया कि a इक्वल्स टू 5, तो वी हैव असाइन द वैल्यू 5 टू a. हमने अब a की क्या वैल्यू बताई है? 5. तो इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया. ओके. सो द अबाउ स्टेटमेंट विल डिक्लेयर द वेरिएबल नंबर एज एन एरे ऑफ द साइज 3 विल असाइन द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट 1 by 1. पहले की आपकी 0 वैल्यू, सेकेंड की 5, थर्ड की 4. ठीक है. ऐसे उसने अब सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं. Now if the number of the values in the list are less than the number of the elements. अब वो कह रहे हैं कि आपने जो नंबर दिया वो एलिमेंट्स से कम है. अब आपने यहाँ पे दिया समझो 5 और एलिमेंट्स आपने लिखे हैं सामने 3. ठीक है ना. यहाँ साइज़ दिया आपने 5 और एलिमेंट्स कितने लिए? 3. ये सॉरी 1 मिनट. हाँ ये देखिए इसमें आपका क्या बताया? यहाँ मैंने बताया आपको 5 और एलिमेंट्स कितने? 3. तो अब जो बाकी स्पेस रह गया, बाकी जो 2 एलिमेंट रह गए वो कहाँ से आएंगे? तो वो बता रहे हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ द वैल्यूज़ इन द लिस्ट आर लेस देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, तो क्या करेंगे कि देन ऑन दैट मैनी एलिमेंट्स विल बी इनिशलाइज्ड. द रिमेनिंग एलिमेंट्स वैल्यू विल बी सेट टू 0 ऑटोमेटिकली. वो क्या करेगा कि आपकी जितनी वैल्यूज स्टार्टिंग की जो भी आपने दी हैं उनको तो सेट कर देगा. उसके बाद जो जगह बचेगी उसमें ऑटोमेटिकली क्या सेट कर देगा? 0 कर देगा. क्योंकि हमारे पास उसके पास क्या है? स्पेस तो है लेकिन एलिमेंट्स ही नहीं है. तो उसमें उसने क्या इनिशलाइज कर दी? वैल्यू 0 कर दी. ओके. रिमेंबर नेक्स्ट लाइन. इफ़ वी हैव मोर इनिशलाइजर देन द डिक्लेयर साइज देन द कंपाइलर विल प्रोड्यूस एन एरर. अब क्या बताया उसने कि यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ जो हैं, पहले तो क्या थी? 5 था और वैल्यूज़ 3 थी तो 0 दे दिया. अब क्या कह रहा है कि अगर आपने यहाँ जो नंबर के आगे 3 लिखा है वो 3 की जगह 5 है और वैल्यूज़ आपने कितनी दे रखी हैं? 7 दे दी हैं.
ठीक है। जब 7 दे दिए आपने वैल्यूज़ तो वो क्या करेगा, उसके पास तो स्पेस ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, एरर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो एरर आ जाएगा उसमें। अब हमको समझ आ गया कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम मीन्स कि व्हेन वी आर declaring variable and that time we are initializing the values, we are assigning the values, then it is called compile time initialization. Now the second one is run time initialization. An array can also be explicitly initialized at runtime. For example, consider the following segment of a program. अब run time तो आप लोग always when we press Control plus F9 to run the program, after that we give the value to calculate the क्वेश्चंस। ओके ना, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं तो वो उसका आंसर आता है। आंसर कैसे आता है, व्हेन वी से एंटर द वैल्यूज़ सेम। तो वो कह रहे हैं कि अब जब आपने प्रोग्राम को रन करने के बाद कंट्रोल F9 करके रन करने के बाद जब प्रोग्राम में वैल्यूज़ दी, दैट इज़ रन टाइम। पहले तो हमने कोडिंग में दे दी थी, दैट इज़ कंपाइल टाइम। और हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद रन करके तब हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं, तो दैट इज़ रन टाइम। तो फॉर दैट, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। सो सिंपल प्रोग्राम्स में जब हमको वेरिएबल्स में वैल्यू देनी होती है तो हम a लिया, b, c, d ऐसे वेरिएबल्स हैं और सिंगल वैल्यूज़ हम उनकी इनपुट कर देते हैं। बट इन दैट अब क्या है कि आपको वैल्यूज़ करनी है एंटर 10, तो हम एक साथ तो कर नहीं सकते, तो 1 बाय 1 करेंगे। तो 1 बाय 1 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लूप चलाया, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप तो लूपिंग क्या होती है, 3 टाइप्स की लूपिंग होती है, डू वाइल और फॉर। हमने यहाँ क्या यूज़ की है, फॉर लूपिंग। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लूप, व्हेन वी एग्जीक्यूट सेम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन वी यूज़ लूपिंग। ठीक है, जब हमें एक ही जैसी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना होता है तो हम क्या काम में लेते हैं, लूपिंग लेते हैं। ऐसा नहीं जैसे अब आपको मैंने बोला 1 to 10 आप काउंटिंग लिखो, printf1, printf2, printf3, printf4, printf5, तो चलो 10 लाइन्स आपने लिख दी। नाउ प्रिंट लाइन्स आपको रखनी है 100 तक, तो अब आप लिख रहे हो printf1, printf2, अब 100 तक आप कैसे, कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा और कितना मतलब टाइम भी कितना लगेगा, स्पेस भी कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो हमारे लिए, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लूपिंग है। तो हम लूप को अगर हम लिखेंगे तो लूप से हम लोग एक ही लाइन में, एक ही सिंटैक्स में पूरे 1000 तक या जितनी भी आप चाहो सब कुछ काउंटिंग लिख सकते हो। मतलब काउंट करने के लिए लूपिंग आपकी यूज़ की गई है। तो फॉर i इक्वल्स टू 0, तो हमारे पहले फर्स्ट जो वैल्यू थी i की वो क्या थी, 0 ली है हमने, i की वैल्यू 0, फिर सेमीकोलन। अच्छा, वी नो दैट इन प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, ऑल द स्टेटमेंट्स टर्मिनेट विथ सेमीकोलन। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो किससे टर्मिनेट होती हैं, सेमीकोलन से। मतलब सेमीकोलन मीन्स फिनिश्ड, स्टेटमेंट फिनिश्ड। तो यहाँ पे i की वैल्यू 0 दी और स्टेटमेंट फिनिश्ड। ठीक है, आफ्टर दैट कब तक चलना चाहिए, लेस देन 10। लेस देन 10 मीन्स 10 तो नहीं, 9, तो 0 to 9 मीन्स 10। ठीक है, और i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द i प्लस प्लस, i प्लस प्लस मीन्स i इक्वल्स टू i प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज़ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। व्हेन वी आर राइटिंग जस्ट लाइक दैट i प्लस प्लस, इट मीन्स i इक्वल्स टू i प्लस 1। जब ये लूप चलेगा तो ये तब तक चलेगा जब तक कि वैल्यू 9 नहीं हो जाती। ठीक है, और जैसे ही 9 हो जाएगी ये आपका लूप जो है स्किप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा। तो जब तक 9 नहीं हो जाती तब तक क्या करेगा, तब तक इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्कैनएफ मीन्स वैल्यू को आप एक्सेप्ट करवा रहा है वो। परसेंट डी ले रहे हैं, मतलब जब हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ लेते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ कभी हमने डिक्लेयर करी हैं तो उसको कंपेयर को बताने के लिए कि वी आर यूजिंग इंटीजर्स, तो यहाँ पे हमको स्कैनएफ में क्या बताना पड़ता है, %d बताना पड़ता है। ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग होता है, %c, %f, %d, तो %s। तो हमने इंटीजर के लिए क्या हमको पता है, यहाँ रूल है कि इंटीजर को लिए हमें क्या लेना पड़ता है, %d इन डबल कोट्स। ठीक है, फिर कॉमा, फिर एम्परसेंड साइन इज़ देयर। हम वैल्यू जब एक्सेप्ट करवाते हैं तो उसके वेरिएबल से पहले
परसेंट लगाना कंपलसरी होता है। अब एक्स इज़ अवर वेरिएबल, एक्स हमारा एक वेरिएबल है जिसमें कि हमारे वैल्यू स्टोर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स में करनी है। एक्स जो वेरिएबल है उसमें हमको स्टोर करनी है। अब स्टोर करनी है तो 1 बाय 1 करनी है। तो 1 बाय 1 कैसे होगी? तो एक्स में आई की पहली वैल्यू ली हमने 1, जो भी वैल्यू होगी वो ली 1। फिर चेक किया उसने, क्या आई 10 है? नहीं है, अभी तो आई 2 ही हुआ है। फिर उसने सेकेंड वैल्यू इनपुट की, फिर उसने वापस आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर नेक्स्ट वैल्यू इनपुट की, फिर आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। ऐसे एग्जीक्यूट करता 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 जैसे ही वो 10 पे आएगा वो इसको लूप से बाहर आ जाएगा। जब लूप से बाहर आ जाएगा तो 1 बाय 1 आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी स्टोर हो जाएंगी। ठीक है ना? ये तो हमारा लूप था। और रन टाइम मीन्स, हमको रन टाइम मीन्स जब आफ्टर द कंप्लीटिंग द प्रोग्राम, व्हेन वी आर रनिंग द प्रोग्राम, व्हेन वी प्रेस कंट्रोल प्लस F9, आफ्टर दैट इट विल आस्क एंटर एलिमेंट्स। इट विल आस्क मीन्स हमको यहाँ पर आपको मैसेज देना पड़ेगा। यहाँ दे हेयर प्रिंट एफ करके फॉर द मैसेज प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर वी विल राइट आवर प्रोग्राम इन स्मॉल लेटर्स, बट व्हेन वी आर राइटिंग इन डबल कोट्स, जब हम डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं तो व्हेन वी कैन राइट इन स्मॉल, और स्मॉल भी लिख सकते हैं एंड लार्ज कैपिटल भी लिख सकते हैं। सो वी विल रीड अबाउट example will initialize array elements with the value entered through the keyboard. In the runtime initialization of array, looping statements are almost compulsory. Looping statements are used to initialize the values of the array one by one using assignment operators through the keyboard of by the user. User जो है जब प्रोग्राम को रन करेगा तो एक एक करके जैसे वो वैल्यू मांगता जाएगा आपसे, जैसे आपने 10 टाइम्स तक लूप चलाया है तो वो 10 टाइम्स तक आपसे वैल्यूज़ लेता जाएगा और आफ्टर दैट वो स्किप हो जाएगा। बस इतना ही लिया हमने, इसको प्रिंट नहीं करवाया अभी, सिर्फ इतना ही बताया कि हाउ वी कैन इंसर्ट द वैल्यूज़ यूजिंग लूप। लूप क्यों? लूप किस लिए चला है? इसलिए कि हमको एक ही वेरिएबल में एक बहुत सारी एक साथ वैल्यूज़ इनपुट करनी थी। जब तक हम एक वैल्यू को एक वेरिएबल में एक वैल्यू को इनपुट कर रहे थे तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें बहुत सारी इनपुट करने लगे तो हमने एरे शुरू किया। एरे शुरू किया तो एरे में बहुत सारी वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में है तो एक साथ इनपुट नहीं कर सकते। सो 1 बाय 1 फॉर लूपिंग के बिना ये काम नहीं होगा। नाउ सैम्पल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे प्रोग्राम। देयर इज ए प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है आपका, एक आपको सिखाने के लिए कि व्हाट इज़ द 1D एरे तो सीख लिया, बट हाउ कैन we write the coding for it. So the program always start with hash include stdio.h, conio.h. These are we can write according to the program, but hash include is compulsory. Okay, so hash include is a preprocessor directive that tells that which header files we are including in our program. If I am writing stdio h, it means standard input output header file we are using in this program. Console input output dot header file is using in this program. But why? क्यों कर रहे हैं हम लोग ये यूज़? देखो, when we write a program, then we write functions printf, scanf, so different type of functions we use according to the requirement in the program. So जब हम ये यूज़ करते हैं एंड कंपाइलर आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम, कंपाइलर चेक द प्रोग्राम। व्हेन इट चेक्स द प्रोग्राम इट डजंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच। सो क्या करता है वो? आपके हेडर फाइल्स में जाके सर्च करता है कि दैट व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस हेडर, दिस फंक्शन, व्हाट इज़ द प्रिंट एफ, व्हाट इज़ द स्कैन एफ, ओके, व्हाट इज़ द गेट सी एच। तो वह फाइल में जाके सर्च करता है, फाइल में देखता है stdio.h में गया, वहाँ उसको मिल गया प्रिंट एफ। द पर्पज़ ऑफ द प्रिंट एफ इज़ टू प्रिंट मैसेजेस, है ना। तो वो प्रिंट एफ का जो मैसेज होता है डबल कोट्स वो एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। देन ही रीड्स, इट रीड्स द पर्पज़ ऑफ द कोनियो में देखा उसने द पर्पज़ ऑफ द, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्कैन एफ। कोनियो में गया, stdio में गया, जहाँ पे उसको मिल गई वहाँ पे उसने देखा कि इसका क्या मतलब है कि टू एक्सेप्ट द वैल्यूज़, ठीक है ना। सो इट इज़ कंपल्सरी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव विद हेडर फाइल्स। एक्चुअली देखो, अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो
हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं सी लैंग्वेज में, लाइब्रेरी और यूज़र डिफाइन दोनों होते हैं। तो लाइब्रेरी फाइल्स में क्या होता है, कुछ फंक्शंस अवेलेबल करवाती है सी लैंग्वेज हमको कि वी कैन यूज़ डायरेक्टली दैट फंक्शंस। जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो या तो आप उसका पूरा मेथड लिखो। जैसे आपने मेथड लिखा कि आप लिख रहे हो आपको एडिशन करना था, ठीक है, तो एडिशन के लिए आपने क्या लिखा, C = A + B, ठीक है। इट मीन्स कि आप ए को और बी को जो भी वैल्यू की दोनों को प्लस करके सी में स्टोर कर दोगे, है ना। अब ऐसे अगर स्क्वायर रूट, ये मेथड तो मैंने बताया उसको प्रोग्राम में, कोडिंग में कि ऐसे करो, लेकिन स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मैं मेथड नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक्चुअली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि स्क्वायर रूट का एक्चुअली जैसे उसमें है स्टोर कि व्हाट इज़ द कि हाउ वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट उसने बोला, तो हमने क्या किया कि इसमें फंक्शन लिख दिया कि SQRT ब्रैकेट्स में नंबर, जो नंबर था वो लिख दिया, ओके। तो वो क्या करेगा, n में जब आप वैल्यू एंटर करोगे, चाहे आप कंपाइल से करो चाहे आप रन से करो, जब n में वैल्यू एंटर करोगे तो उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी हमने बताया ना कि एडिशन कैसे होता है प्लस से, तो हमको स्क्वायर रूट बताना नहीं है उसको एक्चुअली। अब स्क्वायर रूट n तो लिख दिया, बट अब SQRT का मतलब क्या है ये भी तो पता होना चाहिए कंपाइलर को। सो फॉर दैट हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस जगह ये आपकी जो हेडर फाइल्स हैं यहाँ पे उसके लिए एक और फाइल ऐड करनी पड़ेगी, math.h, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो math.h में स्टोर है और कोनी और stdio में है नहीं। तो जब ये स्क्वायर रूट निकालेगा तो आपके stdio में जाएगा तो नहीं मिलेगा, कोनियो में भी नहीं मिलेगा और इट गिव एरर, ठीक है ना, एरर देता है फिर ये। और अब क्या होगा कि math.h लिख दिया, तो अब क्या होगा, जब वो जाएगा math.h में देख लेगा व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इट और क्या करेगा, उसको स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। नाउ इज void main, void means not returning the value, main is a main function, it comes only once in a program but it is very important as the name suggests main, so this is very main function। मेन का यूज़ क्या है बेटा, व्हेन कंपाइलर एक्चुअली कंपाइलर स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन आफ्टर रीडिंग द मेन। कंपाइलर जब स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन वो आफ्टर रीडिंग द मेन ही करता है, जिसको मेन मिल जाता है तो वो अपनी रीडिंग प्रोग्राम रीडिंग शुरू कर देता है। उसके बाद आएगा दैट इज़ करली ब्रेसेस, दिस वन इज़ करली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज, आप इट्स कॉल्ड द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसको करली ब्रेसेस ओपन को क्या कह सकते हो आप, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आप स्टार्टिंग में लिखोगे ओपनिंग, लास्ट में आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम आपको जितने भी बार ओपन करना पड़ेगा उतनी बार क्लोज भी करना पड़ेगा। जितनी बार आपने ओपन किए हैं उतनी ही बार अगर क्लोज नहीं किए, या जितनी बार आपने क्लोज किए उतनी ही बार ओपन नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है दोनों, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या आ गया आपका स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। नाउ एरे, 1D array, int is data type, this is array name, this is the size। so ये हो गया हमारा। one another variable we are taking here I for looping। जितने भी वेरिएबल्स बेटा आप यूज़ करोगे, हम लोग यूज़ करेंगे, उन वेरिएबल्स को हमको डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ठीक है ना, तभी तो मेमोरी स्पेस मिलेगा हमको। तो हम लोगों को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, हमने आई को डिक्लेयर कर दिया। हम सबसे पहले इंट एरे 5i, printf enter the 5 numbers to store them in the array, printf in double quotes we are writing the message so it will print as it is the message। it means when we run the program after control plus F9, so the message will come एंटर 5 numbers to store them in array। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग लूप 1 by 1 वैल्यूज़ को एंटर कर देंगे। 5 वैल्यूज़ आ देयर, सो यूजिंग स्कैनर हम एक एक करके एंटर कर देंगे। दिस लाइन विल नॉट कम हियर, ओके, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न, वी कैन राइट हियर, दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग प्रोग्राम, वी कैन राइट हियर, बट इट विल ऑल्सो कम इन लूप। अब ये क्या हो जाएगा, लूप में आ जाएगी। ये लूप में आ जाएगी तो जितनी बार आप वैल्यू एंटर करोगे ना उतनी बार ये प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट, आपने एक वैल्यू दे दी, फिर आएगा मैसेज एंटर 5 नंबर टू स्टोर देम, सेकंड इनपुट किया आपने,
फिर आया एंटर 5 नंबर्स टू स्टोर, फिर आपने इनपुट किया एंटर 5. सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसको नहीं दिया, हमने इसको सिर्फ यहाँ पे एक बार दे दिया कि लूपिंग की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना, बार बार नहीं करना हमको, सिर्फ एक बार हमने इनपुट करवा दिया कि मैसेज करवा दिया, तो हम अब इनपुट करते रहेंगे. हाउ मैनी वैल्यूज़ यहाँ हो रही है इनपुट? 5, 0 to 5, 0 to 5 वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं आपकी. 0 to 4 हो गई ना, क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स 5 वैल्यूज़. स्कैनफ हो गया और एंटर तो हो गई. अब वो तो आपके कंप्यूटर में क्या गया क्या नहीं गया, अब देखना तो है ना कि हाउ मैनी वैल्यूज़ हमने जो दी हैं वो कैसे स्टोर हुई हैं, उनको डिस्प्ले भी करवाना है. सो फॉर डिस्प्ले देम अगेन वी आर गिविंग द मैसेज हियर, प्रिंटफ एलिमेंट इन द एरे आर और डबल कोर्स, और फिर हमने लूप चलाया और 1 by 1 वैसे ही हमने इनको प्रिंट करवा दिया. ठीक है ना, आई और एरे को. प्रिंटफ एलिमेंट स्टोर्ड एट %d क्लोज आपके डबल कोट्स और आई और एरे. 2 बार डी किस लिए आया? एक बार आई और एक बार एरे के लिए. एक बार आई और एक बार एरे मीन्स जैसे आपका इंडेक्स है ना 0, 1, 2, 3, ये तो आई से आएगा. और एरे जो आएंगे, एरे ऑफ आई किससे आएगा? जो आपने वैल्यूज़ इनपुट किए हैं, जैसे इसने कर रखे हैं 23, 45, 32, 25, 45, वो ऐसे एंटर होंगे. सो ओके, और टर्मिनेट हो गया विथ सेमीकोलन. हियर इज़ अ line element, again repeating I am element stored at %d. Here's a line, here's a word n, %/n. Look here, this one is /n. It means for new line, when we want to display the output in a new line, then we will give /n. /n is end of line, we can say. For the new line we give here /n. At the end we are writing get ch. If we are not writing get ch, there is no error, program will run. Okay, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रन होगा. बट वो रन होते ही वापस आपकी कोडिंग दिखाएगा. यू कांट सी द आउटपुट आप नहीं देख सकते. फॉर दैट हम क्या करेंगे? वी हैव टू प्रेस Alt plus F5, देन वी कैन सी आउटपुट. आफ्टर दैट प्रेस एंटर एंड कोडिंग विल कम. सो इस चीज़ से बचने के लिए कि हम बार बार हमारा प्रोग्राम रन कर रहे हैं और उसके बाद हमने आउटपुट देख नहीं पाए, फिर Alt F5 किया, फिर Alt F5 किया, हमारे पास क्या कमांड है? एक फंक्शन है get ch. उससे क्या होता है कि जो आप रन करने के बाद आपका जो आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है वो वहीं पे स्टिल रहेगा जब तक कि आप एंटर की करके कोडिंग पे नहीं आ जाओगे. ओके, नाउ देखो इसका आउटपुट आ गया. इनपुट एंटर 5 नंबर्स टू स्टोर दैम एरे, ये 5 वैल्यूज़ दे दी उन्होंने. एंड आउटपुट इज एलिमेंट्स इन द एरे आर 0, 23, 145, 232, 3 इंडेक्स है ना, थर्ड नंबर पे 25 और फोर्थ नंबर पे 45. सो हियर 5 वैल्यूज़ आर स्टोर्ड यूजिंग 1D एरे.